बच्चों गुड मॉर्निंग। अर्थशास्त्र विषय के लिए हमने प्रवेश कक्षा 11 में लेते समय बताया है कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। आप मन लगाकर सभी विषय पढ़ो। असामान्य परिस्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन तब भी ऑनलाइन क्लासेज में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी संदेश हर सब्जेक्ट के अध्यापक भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं, उनको देखो, ढंग से पढ़ो, कोई समस्या हो तो पूछो। साथ ही में एक और गुजारिश है कि आपको जो बच्चे ऑफलाइन अर्थात ऑनलाइन जो नहीं, व्हाट्सएप जिनके पास नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, उनकी आप मदद करने के लिए यदि वो बच्चे मिल जाएं तो उनको हमारा नंबर या हमसे बता दो, बात कर लें, या जो भी मैटर आपके समझ में आया, आपके फ़ोन में है, वो भी उनको बताते रहना। बच्चों अर्थशास्त्र के लिए जो पहला है अर्थशास्त्र का परिचय। आज ये आपको कुछ भेज चुके हैं संबंध में मैटर, लेकिन तब भी अर्थशास्त्र विषय अर्थ धन शास्त्र दो चीज़ों से बना। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थात वो विषय जो धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसमें आप पहला पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ, जिसमें आर्थिक और अनार्थिक दो प्रकार की क्रिया है। बच्चों आप बहुत सारे कार्य किया करते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं। दो प्रकार के कार्य हर व्यक्ति करता है, या तो वो आर्थिक होगा या तो अनार्थिक होगा। आर्थिक का मतलब कि ऐसे कार्य जहाँ पर वो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करे। जैसे आप कुछ बेचना चाहे, आलू बेचने जा रहे हैं तो आलू बेच रहे हैं, इसका मतलब क्यों बेच रहे हैं? पैसा पाने के लिए। इसी प्रकार से जैसे किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें पैसा पाने का उद्देश्य नहीं होता है। तो जहाँ धन पाने के उद्देश्य से कार्य किया जाए वो आर्थिक है, और जहाँ धन ना पाने के अर्थात निःशुल्क भाव से कोई काम किया जाए वो अनार्थिक हो जाता है। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं अर्थात ऐसे कार्य जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इसको मैंने बताया था, लिस्ट बनाइए। बहुत सारी क्रियाएं आपने देखा है, तो लिस्ट बना लो, एक तरफ आर्थिक लिख लो, एक तरफ अनार्थिक लिख लो, और जो भी आपको व्यवहार में क्रियाएं समझ में आए उनको लिख करके हमारे पास भेज देना। फिर इसमें जो कुछ पढ़ेंगे आप शब्द, जैसे उपभोग। उपभोग क्या होता है? उपभोग का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का प्रयोग किया जाना। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब मनुष्य किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो हम उसे उपभोग कहते हैं। इसी प्रकार से उसके उल्टा जो होता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु का सृजन करते हैं, किसी वस्तु में उत्पादन में वस्तु बनाई जाती है, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। अर्थात कोई वस्तु जैसे लकड़ी है, लकड़ी से मेज बना दिया गया तो वो उत्पादन हो गया। तो ये दो शब्द आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर इन्हीं से एक शब्द उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इसी प्रकार से उत्पादन करने वाला उत्पादक कहलाता है। और दो शब्दों को और जोड़ता हूँ, एक है मांग, इसी पक्ष का है। मांग का मतलब जब हम किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत और समय पर खरीदना चाहते हैं। मांग वो स्थिति होती है जब व्यक्ति के पास पैसा है, व्यक्ति ये निश्चित कर लेता है कि इतने समय में हमको ये वस्तु खरीदना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु की वह मात्रा जो वो खरीदने को तत्पर है, खरीदेगा, क्लियर, वो मांग कहलाती है। इसी प्रकार से पूर्ति क्या है? पूर्ति का मतलब है कि वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता बेचने को तैयार है, वो पूर्ति कहलाती है ना। जो वस्तु की मात्रा खरीदने को उपभोक्ता तैयार है या क्रेता तैयार है वो मांग कहलाती है, और इसी प्रकार से उसका पूर्ति। अब क्रेता विक्रेता आप समझ ही रहे हो। क्रेता का मतलब है जब हम वस्तु खरीदते हैं तो क्रेता कहलाते हैं, और जब वस्तु बेचते हैं तो विक्रेता कहलाते हैं।
ठीक है। तो इन शब्दों को आप अच्छी तरह से अपने मन में बसा लो। कोई दिक्कत हो तो तुरंत व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिया करो कि ये समझ में नहीं आया, तो उसको बताया जाए। फिर उत्पादन के साधन, पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा उत्पादन के 5 साधन होते: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसी की चर्चा करेंगे। भूमि का मतलब प्रकृति के निःशुल्क उपहार, अर्थात जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। सीधा सा इन भूमि और पूंजी में एक जो बड़ा अंतर है वो आप समझे रहो कि भूमि का मतलब है जो हमको गॉड गिफ्टेड अर्थात प्रकृति ने दिया हुआ है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। जैसे नदी है, नाला है, पहाड़ है, ये सब वन है, ये सब क्या है? ये भूमि है, पृथ्वी की ऊपरी सतह। जो भी हमको प्रकृति ने दिया हुआ है वो सब भूमि कहलाता है। इसी प्रकार से पूंजी, पूंजी क्या है? मानव निर्मित, अर्थात मनुष्य ने जिन वस्तुओं का निर्माण किया, जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया वो पूंजी है, जिसको प्रकृति ने बनाया वो भूमि है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो भूमि और पूंजी ये 2 उत्पादन के साधन। एक उत्पादन का साधन श्रम है। श्रम आप जानते हैं, श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा पैसा, धन प्राप्त करने के लिए जो भी वैधानिक का मतलब गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, जो भी वैध कार्य किए जाते हैं वो श्रम कहलाते हैं। मनुष्य द्वारा, गैर मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य श्रम नहीं कहलाता है। मनुष्य जरूरी है, धन प्राप्ति जरूरी है और वैधानिक कार्य जरूरी है। ठीक है, ये 3 बातें जहां भी शामिल हो जाएं ऐसा कार्य श्रम कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से संगठन का मतलब होता है कि इन सब साधनों को एक निश्चित अनुपात में इकट्ठा करके उत्पादन क्रिया में लगाना, जिससे कि कम से कम साधन लगे और अधिक से अधिक उत्पादन हो। यह कार्य संगठन का होता है। ठीक इसी प्रकार से उद्यम, ये जो आखिरी वर्ग है, उद्यम सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है कि पूरा जो उत्पादन हुआ है इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो पैसा लगाया गया है वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात का जोखिम झेलने वाला, जोखिम वहन करने वाला जो होता है व्यक्ति, उत्पादन का साधन, उसको उद्यमी कहा जाता है। तो उत्पादन के 5 साधन आप पढ़े होंगे, रिवाइज कर लें इनको। ऐसे बच्चों कक्षा 11 में जो पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी, अभी तो ये परिचय था, लेकिन पाठ्यक्रम की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का आर्थिक विकास, इसके साथ होगा। हम जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, उसमें ये पढ़ाएंगे भारत का आर्थिक विकास, कैसे कैसे। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का मतलब आर्थिक व्यवस्था, अर्थात जो आप ये क्रियाएं पढ़े हैं, आर्थिक क्रियाएं, इन्हीं की व्यवस्था जब एक राष्ट्र या देश के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। एक देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत में जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं या हो रही हैं, यहाँ पर 2 समय के 2 जो है बड़े बड़े